आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नीतीश का चुनावी दाव, जी हां, रात के 8 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं नीतीश के इसी चुनाव की और करेंगे चर्चा। दरअसल मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को INDIA अलायंस की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकल सकता है, लेकिन उससे पहले गठबंधन को कई तरह की चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। राज्यों में जिस तरह से गठबंधन के दलों के बीच खींचतान लगातार देखी जा रही है और चल रही है ये खींचतान, उसको देखते हुए सीटों की समस्या को सुलझाना कतई आसान नहीं लग रहा। साथ ही साथ पश्चिमी बंगाल में TMC के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस खुलकर बयान दे रही है, वहीं CPM से भी बात बनती हुई नहीं दिख रही। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते नजर आ रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है और वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी अपने दिल को कितना बड़ा करेगी। बिहार में सीटों का क्या फॉर्मूला निकलेगा, खैर ये सब तो मुंबई में होने वाली मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा। अब गठबंधन के दलों की सहमति पर सबकी नजर टिकी हुई है। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले नीतीश कुमार ने संयोजन बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई पद नहीं चाहिए, उनका मकसद केवल विपक्ष को एकजुट करना है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर उन पर अपना नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं आपको, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? शुरू से ना बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करना। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। तो ये तो सुना आपने नीतीश कुमार को, लेकिन वहीं मुंबई जाने से पहले लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नरेटिव मतलब अगर इसे आसान भाषा में आपको समझाऊं तो दरअसल इसे गला कहते हैं और अब विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी के गले पर चढ़ने की बात कह रहा है। सुनिए अपने चुटिले अंदाज में लालू यादव ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। लेकिन एनडीए की भी बैठक रख दी है मुंबई में। एनडीए की भी बैठक ये कर रहे हैं मुंबई में। उतना भार मत दीजिए। नरेंद्र मोदी तो करें क्या आश्वस्त है, तीसरी बार भी आएंगे। तो आपने दोनों को सुना। अब ऐसे में जो हमारा आज का सवाल है वो सवाल ये है कि क्यों INDIA का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। इस पर जानेंगे मेहमानों की राय और करेंगे उनसे चर्चा। इसके अलावा जो आज का सवाल रहेगा आज की चर्चा में, दूसरा सवाल जो रहेगा वो हम पूछने जा रहे हैं कि क्या मुंबई में सुलझेगा सीटों का गणित, क्योंकि तीसरी ये अहम बैठक होने जा रही है और अब खबर यही है कि पूरा फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अब मुंबई की बैठक के बाद पूरा जो सीटों का गणित है वो सुलझ पाएगा या फिर अभी भी उलझा रहेगा। सवाल ये भी कि क्या समय से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव, क्योंकि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने ऐसा ही कुछ कहा है जिसको लेकर के सियासी गलियारों में हलचल जो है वो मच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। आइए उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ परिमल कुमार साहब जो कि महासचिव है JDU के, वो मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी जो कि BJP के नेता है, सर आपका भी स्वागत है। इनके अलावा अरविंद वस्त साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं परिमल कुमार साहब आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप JDU से ताल्लुक रखते हैं। सर विपक्ष की बैठक में क्या होगा, नीतीश का दाव, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पूरा INDIA गठबंधन की बैठक को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं, सर थोड़ा सा जरा विस्तार से इस पर प्रकाश डालिए कि आखिर नीतीश कुमार के दिल में चल क्या रहा है। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जो चेष्टा रही है और जो उनके कंसर्न भी रहे हैं उसको मैं आश्वस्त कर दूं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो वर्तमान जो सरकार है जिस तरह काम कर रही है, संविधान को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, PSC को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, जो आर्टिकल 38 के तहत वेलफेयर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री है, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेलफेयर गवर्नमेंट का,
राइट, तो वो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकुलर कैरेक्टर से करती है है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगे, कॉम्युनल एजेंडा पर काम करेंगे, कलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है। जो इसके अलावा ये सब, इसके अलावा जो भी कमिटमेंट केंद्र सरकार ने किया था या नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था 2019 में के चुनाव में, उस सभी मुद्दे पर वो ये विफल है। अब देखिए, इन्होंने कहा था, उदाहरण दे दूं कि 2022 से किसानों के जो आय है उसको दुगुने कर दिए जाएंगे, पूर्ण रूप से फ्लॉप रही सरकार। बल्कि जब इन्होंने किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने का प्रयास किया था और इसी क्रम में चेष्टा के क्रम में इन्होंने नई कृषि को लाया था, जिसका लेकिन नीतीश कुमार इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर संयोजक बनने से इनकार क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, हमारे नेता को कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं, वो उनके राजनीतिक जीवन का उद्देश्य ही है जन कल्याण, संविधान की रक्षा करना, मौलिक जो लोकतांत्रिक मुद्दों के अनुसार शासन सुनिश्चित करना, रूल ऑफ लॉ में उनकी गहन आस्था है। और वो जो दलितों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी के लिए समान रूप से विकास का मार्ग प्रशस्त करना ही उनका उद्देश्य रहा है। और पिछले 17 से 18 साल में उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप बिहार और में भी मेहमान एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। कुमार साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी मेहमान एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब मैं चाहूंगी प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष एक के बाद एक बैठक कर रहा है, लेकिन आज विपक्ष ने एक चीज और सुर्खियों में ला दी, जिसमें नीतीश कुमार ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा कि क्या वाकई में ऐसा है क्या कि लोकसभा चुनाव थोड़ा पहले हो सकते? निदा जी, देखिए, विपक्ष जो है, अगर उसकी सबसे अच्छी परिभाषा हमारे देश में कही जाए तो उसकी स्वतंत्रता है। विपक्ष कहीं डरा नहीं है, कहीं दबा नहीं है। विपक्ष जैसा चाहता है वैसा करता है, जैसा चाहता है वैसा कहता है। तो विपक्ष स्वतंत्र है। सबसे बड़ी तो पहचान लोकतंत्र की यही हुई कि ये जो मर्जी आती है वो कहते हैं और जो मर्जी आती है वो करते हैं। चुनाव पहले होंगे या नहीं? ये तो समय जो मोदी की सरकार ने नहीं किया। निदा जी, प्लीज, इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। परिमल जी, आप जब बोल रहे थे तो सब मेहमान आपको सुन रहे थे सर, उम्मीद है कि आप भी सबको सुने। प्लीज जी, प्रदीप सिंह जी। ये देखिए, विपक्ष, मैंने जैसे कहा ना, स्वतंत्र है कहने के लिए। तो सरकार जो संविधान सम्मत चल रही है और सारे काम प्रोटोकॉल जो संविधान के हैं उस हिसाब से हो रहे हैं, तो चुनाव भी उसी हिसाब से होंगे। अब देखिए क्या है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनका कि समय बहुत पहले निकल चुका था, सम्मान से वीआरएस ले लेना चाहिए था। अगर मुझे आप अनुमति दें, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 20 सेकंड आप बाय वॉच देख सकती हैं। आज बिहार में इनके एक तुगलकी फरमान के कारण से लगभग 9 लाख लोग कानून के द्वारा वांछित हैं। अगर एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को भी प्रभावित करता है तो 45 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इनको पसंद नहीं करते, इनके एक तुगलकी फरमान के कारण से। दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे आपके ये सभी सर्वे बीजेपी ने कब करवा लिया कि नीतीश कुमार को कितने % लोग पसंद करते हैं और कितने % नहीं करते? अरे, ये स्वतंत्र है कुछ बोलने के लिए, तो क्या हम नहीं स्वतंत्र हैं क्या? अच्छा, हवा में तीर हम भी चलाएंगे। एक मिनट, नहीं, सुन, कंप्लीट हो जाने दीजिए निदा जी। मैं आपकी, देखिए, आपका प्रोग्राम बहुत ही सभ्य तरीके से चलता है, इसलिए मैं बहुत आवाज ऊंची नहीं करना चाहता, एकदम से स्मूथ लेके चलते हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हर अच्छी चीज की शुरुआत हुई है, और एक बात इस समय ऐसी हो रही है जो कि एक समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पूजनीय वर्ग है, जो कि शिक्षक जिसे हम कहते हैं। मैं आंकड़े लेकर के बैठा हूं। 3.5 लाख शिक्षक लगभग 2005 से और 2018 तक लड़ते रहे। और आप एक चीज जान करके, मतलब सभी के लिए आश्चर्य का विषय है कि एक ही विद्यालय में 3 नियमावलियां काम करती हैं। अब बताइए, एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल और उसका अगर एक तरह से प्रोटोकॉल चले, एक नियम चले, तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। अब इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि आखिर नीतीश बाबू ने ऐसा क्या किया कि जो शिक्षक वर्ग है बिहार राज्य का, वो उनसे एकदम खफा है। आपके ही चैनल पे कई बार हमने खबरें देखी हैं कि शिक्षकों को गाहे बेगाहे पीटते रहने की आदत चलती रहती है। अगर मैं आंकड़ों को पेश करूं तो 1/7/2006 से 1,75,000 शिक्षा मित्र थे। थोड़ी सी बात। अब बताइए, 10,870 जो अनट्रेन टीचर हैं और 11,870 जो कि ट्रेन टीचर हैं। इस प्रकार के प्राइवेट स्कूलों में भी इस प्रकार के जो है
दुर्भावना नहीं होती शिक्षकों के साथ। आप प्रदेश के मंत्री हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आपने खस्ता हाल, बीमारू हाल, नीता जी प्लीज, तो कई राज्य ऐसे जहाँ पे लाठीचार्ज हमने खुद चलाई है खबरें। नहीं, खाली एक ही जगह नहीं होता। सुन तो लीजिए। नहीं, नीतीश बाबू की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि उनका सम्मान से बिहार ले लेना चाहिए था, लेकिन बिहार से जोड़ के देखेंगे। नहीं, देखिए नीतीश बाबू पे बहुत बड़े, उनके कंधे पे उनको लोग बरगला देते हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखते हैं, चलाते हैं, फिर पीछे से हट जाते हैं। उसका खामियाजा बिहार का शिक्षक भोग रहा है। आप मुख्यमंत्री होते हुए जो भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो बिहार प्रदेश के भविष्य का निर्माण कर रहा है, आप एकदम प्राइवेट स्कूलों से भी बदतर हालत हो गई है। आपका समय कीमती, इसलिए मैं बहुत छोटे में कहता हूं, आगे आप मुझे अवसर देंगे मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन सबसे बुरा हाल, अगर आप देखिए किसी भी राज्य में या किसी भी देश में अगर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता तो वहां सबसे ज्यादा दुर्गति होती है। और नीतीश जी उस दुर्गति से किसी भी कारण से बच नहीं सकते, चाहे I.N.India का डॉट कर ले और चाहे कितना भी बड़ा विपक्ष बना ले, लेकिन बिहार में ये जाएंगे। गठबंधन का भविष्य है वो बिहार की राजनीति पर टिका हुआ है। निश्चित बिहार तौर में पे क्या बिहार हुआ, की लोग राजनीति ये पे देख टिका करके हुआ वोट करेंगे इस गठबंधन को, आप ये कह रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए हमारे साथ के शर्मा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज इंडिया पर। लेकिन सबसे पहले मैं अरविंद वत्स जी का रुख करूंगी। अरविंद वत्स जी, आपने बीजेपी की बात सुनी और साथ साथ आपने जेडीयू की भी बात सुनी। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जिस तरीके से इनकार कर रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने जो कहा कि लोकसभा चुनाव पहले हो सकते हैं, ये विपक्ष की बौखलाहट कहें इसे, या फिर हम इसे बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी को ज्यादा जल्दी है वोट के, किसको ज्यादा फायदा होगा अगर लोकसभा चुनाव पहले हो जाते हैं तो? आपके दो प्रश्न है। सर, मैं पहले से स्टार्ट करता हूं कि नीतीश बाबू क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते। देखिए, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते कि कई कारण हो सकते हैं, और हो सकता है वही कारण हो, लेकिन कॉन्क्रीटली नहीं बोला जा सकता। पहला कि शायद अब उनको लगता नहीं है कि मैं बिहार की राजनीति की आगे जिम्मेवारी ले सकता हूँ, क्योंकि संयोजक के काम में शायद ब्रिकबैट्स ज्यादा होंगी और बुकेस कम मिलेंगे। ऐसा होता है, और वो इंसान तैयार होना चाहिए लेने के लिए, और चाहे तो जोड़ सके। ये तो एक बात हो गई, लेकिन दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट आंसर। बट वो पीछे हट रहे हैं, ये नजर आ रहा है, और शायद धीरे धीरे पीछे ही हटते चले जाएंगे। अब आई बात कि ये अर्ली इलेक्शंस की। अर्ली इलेक्शंस के पीछे की मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। ये बात इनकी कहाँ से आई है? ये बात आई है इनकी, जो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं। कुछ बीजेपी को ला रहे हैं, कुछ INDIA को ला रहे हैं, और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव दिसंबर और जनवरी में हो जाएंगे, और कुछ कह रहे हैं शायद चुनाव होंगे भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो घूम रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी बड़ा वाला ज्ञान है शायद, क्योंकि व्हाट्सएप के ज्ञान में एक पैसे सर्च होता था, इसके अंदर है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। के शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक और अहम बैठक होने जा रही है अब मुंबई में 31 अगस्त को, और माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का लेकर के कोई फॉर्मूला जो है वो निकल सकता है, क्या लग रहा है कितने कितने पर सहमति इन लोगों में आपस में बन पाएगी ताकि किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो और कोई भी किसी को नाराज ना करे? क्या फॉर्मूला हो सकता है? सीट शेयरिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी जो है कि जो 26 अभी जो जिनसे दल अभी एक साथ आए हैं, आपने पहले देखा होगा, पहले 19 या आए थे, फिर बाद में 26 आए हैं, और अभी जो अटकलें भी आ रही है बाहर से, न्यूज़ भी आ रही है कि 8 और दल इसमें आ जाएंगे। लेकिन देखिए, ये अभी भी आप सी वोटर का यदि सर्वे आप देखेंगे तो अभी 187 के करीब में आ रहा है। बीजेपी अभी भी बहुमत से सीट आगे है। तो उस हिसाब से, क्योंकि इंडिया का जो पर्पस है वो सरकार बनाने की, विपक्ष भाजपा मुक्त सरकार बनाने की जो पर्पस है वो तभी फुलफिल हो पाएगी जब तक कि इसमें यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, और वहां पे मायावती भली वो अभी अकेले जीत नहीं सकती है, लेकिन वोट परसेंटेज उसके पास काफी ज्यादा है। तो मायावती का आना इंडिया के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। ये बात को बाकी नीतीश बाबू भी जानते हैं और भी लोग जानते हैं। और इसी तरह आप देखिए, महाराष्ट्र में देखिए तो शरद पवार का आना और उससे बहुत फल मिलेगा। हालांकि पवार 2 गुट में बट गया है, पर अभी भी नेता जो है पवार को मानते हैं वहां पे। और जो आप देख रही है एक आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से, यदि वो इस पार्टी में नहीं तो पंजाब उनका नुकसान हो जाएगा। दिल्ली में भी आप है, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां देश में एक मैसेज जाता है, भले 7 सीट हो, बट दुनिया भर के लोग वहां आके रहते हैं और दुनिया भर के लोग वहां वर्क करते हैं। तो मेरे जो बस लास्ट में 30 सेकंड बोलूंगा, ये विपक्ष की जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट से वो चाहते हैं कि अभी इसकी यूनिटी और ना ज्यादा बढ़ने दे, इनकी संख्या कहीं और ना ज्यादा बढ़ जाए। इस वजह से वो चुनाव की अटकलें जो आ रही है, वो सोशल मीडिया से आए और चाहे व्हाट्सएप के ज्ञान से आए, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट बता रही है, इंडिया की मजबूती बता रही है। ठीक है,
अब जेडीयू का हम रुख करना चाहेंगे। परिमल जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। परिमल सर, जिस तरीके से देखिए के शर्मा जी ने बताया कि राज्यों में जिस तरह से गठबंधन के दलों के बीच खींचतान जो है वो लगातार चल रही है और हर कोई देख रहा है, बेशक वो बाहर खुल करके नहीं आ रहा है लेकिन सबको अंदर पता चला है। ऐसे में आप लोगों के लिए गठबंधन को कितनी चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है आपके लिए? देखिए, अभी जो जैसे INDI की जो बैठक हुई थी, जब शामिल हुए थे बेंगलुरु में, और फिर उसी दिन NDA की बैठक हुई थी जिन्होंने जिसमें कई दल शामिल हुए थे, उनके वोट परसेंटेज को देखें तो INDA में शामिल जो दल थे बेंगलुरु में, उन्होंने 2020 के लोकसभा चुनाव में लगभग 65% मतदान किया है, जबकि NDA में शामिल जो दल हैं उसको मात्र 65% वोट ही मिले थे। तो निश्चित रूप से हम लोग, हमारा वेट अधिक है। दूसरी बात, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि भाई चुनाव जल्दी कराने का हमारे नेता ने क्यों कहा, तो आपको बता दें कि जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी के राजनीति का एकमात्र उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है और वो उसके लिए एकदम डिस्परेट रहते हैं। देखिए, जन कल्याण की बात नहीं करते, जन कल्याण के लिए जो भी कमिटमेंट करते हैं तो 100% धीरे धीरे जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है ना, उसकी विश्वसनीयता में तो लगातार ह्रास होता जा रहा है। क्योंकि समय आएगा तो युवा पूछेंगे ना कि आपने कमिटमेंट किया तो नौकरी दो। लेकिन परिमल कुमार जी एक लाइन में ऐड कर दो, एक लाइन बस ऐड कर दो, फिर आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, बस एक लाइन मेरी सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं सुनूंगी। बस एक लाइन में ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कुल मिलाकर के जो विपक्ष है उसका यही है कि लोकप्रियता जो है नरेंद्र मोदी की वो कम हो गई है, जो बात अभी आप भी कह रहे हैं। अब ऐसे में मेरा सवाल ये है कि अगर मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है तो फिर INDIA वाला गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी? आप तो वैसे ही जीत जाते हैं। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या था कि जैसे जब इन्होंने संविधान विरोधी काम करना प्रारंभ किया और 2019 के बाद जब मेजोरिटी आई, सैल्यूट मेजोरिटी आई, लोगों को इन्होंने धोखा देने का काम किया, गलत वादे किया और भारत की जनता तो बहुत भोली है, सर आंखों पर उन्होंने रखा और काफी की संख्या भी लोकसभा में काफी बढ़ गई। उसके बाद ये RSS के एजेंडे को लागू करने का प्रयास करने लगे, जो उन्मादी जो उनकी प्रवृत्ति है, जो इनकी संस्कृति भी है, आप कह सकते हैं वोट से वाली संस्कृति, तो इस तरह पर सांप्रदायिक जहर छोड़ने का प्रयास करने लगी। तो यही कारण था कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उसको बिहार की राजनीति के सत्ता से विदेशन किया और उन्हीं के आह्वान पर उन्हीं वे सूत्रधार है विपक्ष की एकता के, मैं आश्वस्त कर दूं, और उनकी इच्छा यही थी और हमारे नेता का प्रयास यही रहा कि भाई भारत का संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, राइट। जिस तरह धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की सरकार की विपक्ष गलत नीतियों के कारण आप देखिए ना कि वैदेशिक नीति पूर्ण रूप से फेल है। ये अंतर्राष्ट्रीय बात को डिगामा की तरफ भी श्रवण करते हैं, लेकिन चीन धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पर प्रवेश करता रहा है। नेपाल जैसा राष्ट्र पेट्रोलियम आप दिखलाता रहा है जिसकी वैदेशिक फॉरेन पॉलिसी भारत पर निर्भर करती थी। और दूसरी बात कि जब हम लोगों ने प्रारंभ किया पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई और उसके बाद बेंगलुरु में, तो लगातार कई दल इसमें शामिल होते जा रहे हैं। स्पष्ट है कि आने वाले बैठक में जैसे भी जो एक्सपेक्टेशन हम लोग का है कि 6 से 8 नए दल शामिल होंगे। अब वर्तमान ऐसी स्थिति में तो घबराहट बीजेपी की स्वाभाविक है और वो निश्चित चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो चुनाव करना चाहिए। और इसके अलावा प्रदीप सिंह जी, बीजेपी कई राज्यों में इंटरनल सर्वे करवा रही है और ऐसा पता चला इस इंटरनल सर्वे से कि बीजेपी की करारी हार 2024 में तय है। ये ऐसे कारण है जिसके आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार ने ये कहा कि बीजेपी समय के पहले चुनाव करा सकती है। ठीक है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए प्रदीप सिंह जी, आपने अभी भी सुना होगा और आज पूरा दिन भर यही चला कि सरकार जो है दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव कराना चाहती है। इसके पीछे बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का तेजी के साथ करिश्मा जो है वो गिरता चला जा रहा है, इसके पीछे एक वजह हो सकती है। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के झूठ की पोल जो है उजागर हो चुकी है, लोगों को भरोसा उठा है, इस वजह से चुनाव हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि चारों राज्यों में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें हार की प्रबल संभावना बीजेपी को जता रही है। क्या विपक्षी एकता अर्थात INDIA का डर है या फिर ये सारे कारण हैं या फिर कुछ भी नहीं है, ऐसा ये महज एक हवाबाजी है? निदा जी, अगर मैं बोलूं तो आपका आखिरी सेंटेंस बड़ा उपयुक्त पड़ता है, ये महज हवाबाजी है। हाँ। अभी गांव बसा नहीं, लुटने वाले आगे। एक कहावत ये है, अभी बच्चा आया नहीं तब से उसके नाम के लेकर के झगड़ा है, उसके नामकरण को लेकर के झगड़ा है। दुल्हा तो आप कह रहे हैं कि दुल्हा नहीं है, उधर बीजेपी का स्टेटमेंट है। एक मिनट सुनिए, विपक्ष आप बताइए क्या राहुल गांधी जी की
के नेतृत्व को कितने विपक्षी स्वीकार करेंगे? इस प्रश्न का जवाब अगर कोई दे दे विवेकशील व्यक्ति तो समझ में आ जाएगी बात कि विपक्ष क्या है। टाइम पास करना है, इनको भी अपनी आधार में जो है ना अपने आप को संवाद में बने रहना है, कोई पूछे ना पूछे, क्या हो कल हो। अभी देखिए दिल्ली शहर में एक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी क्या दशा हुई, बीते 3 मीटिंगों में क्या हुआ, उसके बाद आना जाना लगना। आप बताइए कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बंगाल में, आप ही के कार्यक्रम में, वो ममता दीदी के अगेंस्ट खुल के बोल रहे हैं, चाहे केंद्र से कोई भी दिशा निर्देश आए। उसी तरह से पंजाब में है, पंजाब छोटा मोटा स्टेट नहीं, बड़ा स्टेट है, 13 सांसद आते हैं वहां से। लोकसभा में तो एक सीट कीमती होती है। और पिछले जी सर नहीं बोलिए अपनी बात रखिए, प्रदीप जी बात उनसे विनती है सर, मैं आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बोल लेने दीजिए ना। आप आराम से प्रश्न करिएगा, जवाब करेंगे तो मैं। बीजेपी विधानसभा में कहाँ चली गई? 19 के चुनाव में भी यही स्थिति हुई थी, कर्नाटक भी, राजस्थान भी और छत्तीसगढ़ भी। 19 में ऐसा ही हुआ था ना। लोकसभा आम चुनाव में क्या हुआ देख लेंगे, आने दीजिए, क्या परेशानी है। हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी करिए, हमें अपनी तैयारी करने दीजिए। बस ये दिग्भ्रमित करने वाला जो कार्यक्रम होता है ना। मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं परिमल कुमार जी, तो मैं बात बताऊं आपको, अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ कहा था, डंके की चोट पर वो कहते नजर आए कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 27 सीटें भाजपा जीती, 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती और 2024 में 1 सीट की कमी भी अब मध्य प्रदेश की जनता जो है वो पूरी कर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब बोलिए आप। देखिए मध्य प्रदेश में डिवास्टेटिंग डिफीट होगा बीजेपी का मैडम। सर देखिए, भविष्यवक्ता होना बाई प्रोफेशन अच्छी बात है, घर परिवार चलेगा, लेकिन हवा में इस तरह के बयान नहीं दिया जा सकते। नहीं, हवा रियलिटी है। जिस तरह वहां बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है ना, रोजगार नहीं दिया, दमनकारी नीतियों को अपनाया, कोई विकास नहीं हुआ। सर कर्नाटक चले जाइए, वहां पे भी यही बातें हो रही थी। अब क्या स्थिति है वहां पे कि विधायकों को अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। और कर्नाटक में तो प्रदीप सिंह जी आपको हार मिली, निश्चित तौर पर स्वीकार किया उसको। प्रवृत्ति रही है कि वो भ्रष्टाचारियों को प्रमोट करती है। ठीक है, परिमल कुमार सर आप भी, प्रदीप सिंह सर आप भी, और साथ ही साथ हमारे साथ के शर्मा साहब, अरविंद वत्स जी भी जुड़े हुए हैं। आप चार मेहमान बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के उस पार आएंगे तो और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश का चुनावी दांव है क्या। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कब किसके सपोर्ट करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। परिमल कुमार साहब जो कि महासचिव है जेडीयू के, प्रदीप सिंह नेता बीजेपी, और अरविंद वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक, साथ साथ के शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। मैं के शर्मा जी अब आप ही के पास आऊंगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले दोनों मेहमान से बातचीत हुई थी। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप गठबंधन के दलों की सहमति पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले नीतीश कुमार ने संयोजन बनने से जो इनकार कर दिया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश जी ने संयोजक बनने से जरूर इनकार किया है, लेकिन हर पार्टी की और हर नेता की एक मंशा जो होती है, वो अपने कहीं ना कहीं एमएलए से एमपी और एमपी से मंत्री और मंत्री से प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना सबका होता है। उनका संयोजक बनने का अभी जो स्टेटमेंट था, वो चाहती है कि वो अपना वो मत ना देकर, वो चाहती है कि जो इंडिया एक संगठन है वो सब मिलके उनको बनाए। ये उनका पीछे ही है, क्योंकि उनके जो मेन जो जिस दिशा में वो चल रहे हैं, जिस तरह से देश में भाजपा मुक्त सरकार के लिए वो सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस जोड़ने में जो अभी जो देश को जो है एक एक पार्टियों को जोड़ना है, तो उनका मकसद है कि वो पद के लालच में वो इस चीजों को नहीं चाहते हैं कि इस पे पहले ही डिस्प्यूट हो जाए। पहले जब आपने ये एक पक्ष रखा, लेकिन वही अगर मैं प्रशांत कुमार की बात करूं, और वो प्रशांत कुमार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, जिनके लिए बहुत कुछ कहा जाता है कि कई सरकारें बनाने में उनका बहुत अहम रोल रहा है, प्रशांत कुमार जो है वो साफ साफ ये कह रहे हैं सर कि बिहार से के बाहर जो है नीतीश कुमार को कोई पूछ भी नहीं रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने आप को बचाने की कंडीशन में आ गए। ऐसा तो नहीं है? देखिए, नीतीश जी को पूछ नहीं रहा है, तो आज यदि नीतीश जी का यदि राजनीतिक झगड़ा हो जाए तो बीजेपी फिर हाथ मिलाने में पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तर्ज पे चल रही है कि किसी तरह कैसे भी, या तो सरकार जीत के बना ले, या तो तोड़ के बना ले, या ईडी सीबीआई के थ्रू बना ले। ये आपने देख ऐसा है कि प्रदीप सिंह जी
क्या फिर देखिए, से आदरणीय घर वापसी हो नहीं, सकती है नहीं, क्या नीतीश कुमार की? नहीं सुनिए तो नीतीश कुमार जी का क्या, मैं देखिए बड़े सीनियर नेता हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, नीतीश जी ऐसे राजनीतिक इतने कमजोर नेता प्रतिद्वंदिता नहीं है, अपनी ये जगह बात हो जानते सकती हैं है। बीजेपी वाले। निदा जी मैं चाहूंगा कि कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। नहीं, नहीं, बोलिए, देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह हो सकती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए समाचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक सम्मान होता है, 70 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई, अब उनकी अगर अच्छे या बुरे जैसे भी दिन चल रहे हो उस पर हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की भावना या इस तरह की बातों से मैं समर्थन नहीं व्यक्त कर सकता जहां पे उनको पर्सनली टारगेट किया जाए। अरे नीतीश कुमार जी वो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हमारे साथ आए, जहां उनको अच्छा लगा वो हमारे साथ रहे, जहां उनको लगा जनता जिस चीज पे वो जनादेश लेकर के आए नहीं माने उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। हम कौन होते हैं उसका निर्णय करने वाले? जनता निर्णय करेगी ना। तो नीतीश जी जो करेंगे वो भरेंगे, लेकिन अगर आप पक्ष को लेकर के और विपक्ष के अंदरूनी मामलों को लेकर के आप पक्ष को टारगेट करेंगे, सरकार को टारगेट करेंगे, तो जनता ये भी देख रही है हम एक 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता अपना जवाब, अपना निर्णय अपने मत से देती है। निदा जी, विपक्ष जो है ना, विपक्ष जनता जो है वो विपक्ष को मजबूत देखना चाहता है, क्योंकि विपक्ष यदि मजबूत होता है तो देश जो है तरक्की के रास्ते के आगे अग्रसर होता है। हाँ, पिछले 2 चुनाव में जनता यही चाह रही थी। एक तरफा यदि किसी को मैंडेट मिल जाए तो कहीं ना कहीं तानाशाही बढ़ती है। यदि विपक्ष मजबूत हो रहा है तो उनको तो खुश होना चाहिए कि देश की तरक्की हो रही है और विपक्ष को मजबूत। अरविंद जी, क्या वाकई में ऐसा है, ये विपक्ष को एकजुट करना ही नीतीश कुमार का मकसद है? देखिए शुरुआत जो पब्लिकली दिखाई गई वो यही थी, कोशिश भी यही थी। शुरू में तो लग रहा था, सपना भी है कि कोई बड़ा पोस्ट ओहदा मिले, लेकिन जब वो जो प्रशांत कुमार जी वाली बात सामने आनी शुरू हुई तो लगा कि थोड़ा बैकफुट में खेलना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसीलिए वो थोड़े बैकफुट में जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड शायद वो अपनी स्टेट में खो रहे हैं। और अपनी स्टेट में ग्राउंड खोने का मतलब है किसी भी बड़े गठबंधन में आपकी अहमियत कम हो जाती है। और रही बात जो अभी ये बोल रहे हैं, ठीक है जी, सबसे अच्छी बात होती है कि विपक्ष मजबूत हो, अच्छे हो, संख्या बल हो और दोनों तरफ से ढंग की पार्लियामेंट में बहस हो और देश की तरक्की हो। लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि पार्लियामेंट भी कपिल शर्मा शो से ज्यादा नजर नहीं आती है। कई बार, मैं ये नहीं कहूंगा कि मात्र ऑपोजिशन की वजह से, कई बार ट्रेजरी बेंचेस भी कुछ ऐसा बोल जाती हैं। इस चीज के लिए मुद्दों की बात न होकर के बाकी सारी बात होती है। होना ये चाहिए कि देश की बात ज्यादा हो, समझ की बात ज्यादा हो, मजाक भी हो, लेकिन कटाक्ष ना हो। बिल्कुल ठीक है। परिमल कुमार जी, अब जिस तरीके से देखिए कहा यह जा रहा है कि समस्या जो है वो सुलझ जाएगी, तीसरी बैठक जब होने आ रही है, लेकिन क्या सुलझाना वाकई में आसान नहीं लग रहा है? क्योंकि उसके पीछे कई वजह हैं। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस जो है वो खुलकर बयान दे रही है और लगातार वो बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सीपीएम की बात करें तो उनसे भी बात बनती हुई आपकी नहीं नजर आ रही है। दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल जो है वो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी विधानसभा की तैयारियों में अलग से जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी अपने दिल को कितना बड़ा करेगी, ये देखना वाली बात होगी। तो अब इन सब चुनौतियों के साथ कैसे एकजुट रह पाएंगे आप आखिर तक? परिमल जी, देखिए मैं बतलाऊं कि जो स्टेट बेस्ड जो इलेक्शन है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन है, वो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव है। 2024 जो हमारा टारगेट है, मतलब जो मेरा टारगेट या विपक्षियों का टारगेट है ना, यह संविधान में विश्वास करने वाले जो दल है उनका टारगेट है कि बीजेपी मुक्त सरकार का गठन करना। तो एक्चुअली जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, उसमें नेशनल इश्यूज डोमिनेट करते हैं, और नेशनल इशू में फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। जैसे ही इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपको बता दें कि अभी भारत सरकार पर लगभग 155 से 160 लाख करोड़ का खर्च है। राज्यों को ये उचित जो देखिए एक्चुअली जो कर डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए कई मुद्दे हैं, ये क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा रखते हैं, जिसको इस वजह से किया था पटना के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और दूसरी ओर जो इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे ना, जैसे फाइनेंस आवाज ऑडियो बहुत कम आ रहा है परिमल कुमार जी का। जो वो इन्होंने नहीं दिया, राइट, देना ये राज्य को कमजोर करना चाहती है, और साथ ही साथ स्टेट पर कंपेयर टू टेक लोन का मांग लिया है। तो इंक्रीमेंटल बर्डन से राज्य त्राहिमाम है। और देखिए ना, इनकी जो क्रियाकलाप रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कहा कि भारत 30 विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जिसमें भूखमरी है ना और कुपोषण चरम पर है। कौन आंसर देगा? बतलाए। भारतीय जनता पूछती है। फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है प्रेस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, उसमें भारत को मीडिया कर्मियों के लिए असुरक्षित माना गया है।
बदला, इस संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आप लोग काम करते हैं। इतना दबाव प्रसार भारती का है कि मीडिया कर्मी भी वास्तविक की स्थिति को सामने नहीं ला पाते हैं, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वास्तविकता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, ठीक है, परिमल कुमार से बस सर एक चीज और, प्रशांत किशोर का जो बयान आया है सामने, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार जो पीछे हट रहे हैं और उसके पीछे वजह यही है कि बिहार के बाहर कोई और नहीं पूछ रहा, बिहार में तो सब साथ है ना आपके। जनता दल यूनाइटेड का मैडम, जनता दल यूनाइटेड के किसी लीडर ने यह स्टेटमेंट दिया था क्या कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की मंशा प्रधानमंत्री या ये कन्वीनर बनने की है? किसी एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया था क्या? कभी नहीं दिया। नहीं, स्टेटमेंट तो कभी नहीं दिया, लेकिन जब नीतीश कुमार को ये सवाल जब भी उनके सामने आया, सर मुस्कुराते हुए बहुत देखा। निश्चित रूप से हमारे नेता की हमेशा उन्होंने इस सवाल के जवाब को मुस्कुरा के टालने की कोशिश की। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं कयास यही लगा रहे थे कि जुबान पे कुछ और, दिल में कुछ और, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हिसाब। क्लियर है, ठीक है, हाँ ठीक है। नीता जी इसमें सीएम पद भी बनना चाहते हैं और पद भी बनना चाहते हैं, ये है उनके साथ समस्या। राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ। परिमल जी, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मुझे लग रहा है के शर्मा कुछ कह रहे हैं। आरजेडी चाह रही है कि उनको भाई प्रधानमंत्री के पद के लिए भेजे, और उनके बिहार में बहुत सारे आपके ही नेता जो है वो वहाँ पे नारे लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। तो उस तरह से अभी देखा जाए तो आरजेडी जो है वो लालू यादव जी जिस तरह से चाहते हैं, ये तो परिमल कुमार साहब वो वाली बात हो गई, ये तो वो वाली बात हो गई कि तमाम पब्लिक कहे और हम आके बस सामने से मुस्कुरा के ये कह दें कि अब हम अपने मुंह से क्यों कहें। ये लग रहा है कहीं कहीं वो पीएम ना बन पाए तो फिर सीएम का भी पद चला ना जाए, ये भी तो हो सकता है। जी बोलिए अरविंद वज जी। हाँ अरविंद वज जी बोलिए। अभी बहुत बड़ी बातें बोली जा रही थी, जरा इनको प्लीज। ठीक है परिमल सर, ठीक है परिमल जी, ठीक है अरविंद वज जी को सुन लीजिए, वो भी कुछ कह रहे हैं। छोटी सी बात बोलने का मौका दीजिए। अभी बहुत बड़ी बात बोली जा रही थी, यूनिटी, और अभी यूनिटी में एक चीज नजर आ गई कि उन्हीं के साथ के घटक दल क्या बोल रहे थे। यही एग्जैक्टली पॉइंट है कि ये कुछ दिन का तो है, ये टेस्ट मैच जो है T20 की तरह खेलना चाहते हैं, और शायद पता चले ना T20 के रन बनेंगे और ना ही टेस्ट मैच बचा पाएंगे। करने का काम तो बीजेपी का है। ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, और उसी के आधार पर 2019 में सत्ता में आए थे। जुमलेबाजी सब पार्टियां करती हैं, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि खाली एक कह लीजिए, लोक लुभावने वादे कह लीजिए, दावे कह लीजिए, कौन सी पार्टी नहीं करती है? सब करते हैं, इसी का नाम तो राजनीति है। ये सब नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? कन्विंस कर सकता है वही जीत कर आता है। प्रदीप सिंह जी आपका एक रिएक्शन में लालू जी के बयान पे लेना चाहूंगी। यहाँ पर आप विपक्ष सीधा कह रहा है क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले तक पहुंच गया है? आपने बयान भी सुनवाया था, हमने सुना होगा। देखिए बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस जी भले किसी प्रदेश के थे, लेकिन वो चुन के बिहार से आते थे, उनकी राजनीति बिहार से हुई। तो लालू जी उस समय सदन में थे और जॉर्ज फर्नांडिस जी भी उस समय सदन में थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी का बयान मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा था कि जब हम सीरियस डिस्कशन से हट जाते हैं तो संसद में थोड़ा कॉमिक अटायर के लिए, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस बस्ट करने के लिए लालू जी जैसे लोगों का होना जरूरी है। तो लालू जी के बयान आज वो सजा याफ्ता हैं। ये देखिए, सम्मानित अपने क्षेत्र के लिए सम्मानित नेता होंगे, बुजुर्ग आदमी हो गए, इस मामले हम भी उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो सजा याफ्ता नेता है और वो केवल पूर्व मुख्यमंत्री है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आप इस पे कह सकते हैं कि भाई मैं थोड़ा रूड हो रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन उनके बयान को सीरियसली लेता कौन है? नंबर एक बात। एक मिनट, डिप्टी सीएम कैसे उनके बेटे बन जाते हैं? सुनिए तो आप ये बताओ ना, डिप्टी सीएम उनकी सीटें हैं इसलिए बन जाते हैं, लोकतंत्र है, उनकी सीटें हैं, बन जाते हैं। निदा जी उनका जनमत नहीं है। शर्मा जी आप एक प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता है, तो आप सीधा उसको डिनाई करेंगे। पर इस चीज को माने कि लालू जी और ना नीतीश जी वहाँ पे कमजोर है, और इस बात को आप थोड़ा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ डाला। बैडमिंटन खेल रहा है, बार मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर आते हैं। लालू जी बार मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर आते हैं और अभी बैडमिंटन खेलते देखे गए। हो सकता है फिर जेल चले जाए, उसकी चिंता करिए। मैं मूल सवाल पे आता हूँ। खेल रहे हैं ये तो राजनीति का एक बहुत बड़ा मैं बोलूं, मैं बोल देता हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो जितनी बार जेल जाता है वो उतना बड़ा नेता बन के आता है बाहर। हकीकत है ये, उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। उनको बोल लेने दीजिए, बिना जेल जाए तो किसी भी नेता की प्रोफाइल अधूरी रह जाती है। मीना जी देखिए, ये व्यक्तिगत आपके विचार हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुन लीजिए जी, प्रदीप जी बोलिए। नहीं देखिए,
हम आते हैं मूल मुद्दे पे। टीएमसी, सीपीएम, आप और सपा, ये महत्वपूर्ण पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में। आप ये बता दीजिए, सबका नारा है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, लेकिन कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि मोदी के बदले कौन है। कोई है नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं नीरा जी जिनका उत्तर हमें देना ही होता है। हम उसके लिए थोड़ी देर टाल सकते हैं। परिमल जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं। मोदी नहीं तो कौन? ठीक है, परिमल जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। चाहे वो झारखंड ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, वहाँ पे भी आपका कोई दुल्हा नहीं था, फिर भी आपने वहाँ बाद में परिमल जी बीजेपी का ये सवाल है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? अगर मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल बीजेपी का। अरे आपके पास क्या प्लान है? देखिए एक्चुअली देखिए मैं बतला दूं कि 2019 में इन्होंने बड़ी बड़ी बात की थी, तो एक बहुत बड़ा फेस के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे थे। लेकिन प्रत्येक मोर्चों पर फेल, प्रत्येक कमिटमेंट में फेल। अब तो उनका चेहरा ही अविश्वसनीय हो गया। तो उनके यदि संकट था, यदि IIPI में देखें तो कई ऐसे चेहरे हैं। और जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, कौन सर 2 या 3 के नाम ले दीजिए, कौन से चेहरे हैं? निदा जी, इन लोगों के पास परिमल कोई सर उत्तर कौन नहीं से? है। सर देखिए संगठन, दल, पार्टियां बहुत हैं, लेकिन चेहरा 2 या 3 नाम गिना दीजिए बस, ज्यादा नहीं मांग पूछ रही आपसे। इंडिया जो है भूल जाएगी नीता जी, यदि वो अभी चेहरा बता देते। नहीं कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बट माय लीडर है नो पैरेलल। हमारे नेता का कोई साली नहीं है पूरे भारत में, क्योंकि संविधान सम्मत काम करने वाले वो व्यक्ति। कुल मिलाकर के आपने नीतीश कुमार के नाम पे मोहर लगा दी सर। कुल मिलाकर के आपने नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी सर। ये देखिए, नहीं अभी तक आप इसी डिबेट में थोड़ी देर पहले अगर आप रिवाइंड करके बाद में देखेंगे तो आप ही कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई लालसा नहीं है, ऐसा कोई लालच नहीं है, उन्हें पद का है ही नहीं, पद की लालसा। और ठीक 10 मिनट बाद इसी डिबेट में आपने मोहर लगा दी नीतीश कुमार के नाम पर ही। नहीं, क्वालिटी के कंटेक्स्ट में कहा है। जेडीयू नहीं मानती ना कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरा है। मैं सिर्फ एक 30 सेकंड लूंगा, ऐसा नहीं होता। आप देख ले नीतीश जी का, आप देख लीजिए कैसे भी उनको सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। भली चाहे तो वो दुश्मन को भी गले लगा ले, जिस सदियों से जिस आदमी को जनरल राज बोल रहे थे उनके साथ भी उन्होंने सरकार बनाया। ठीक है परिमल कुमार जी, एक सवाल और, आपकी बात से सहमत हो कि भाई देखिए कोई नहीं है नीतीश कुमार से बड़ा, ठीक है, आई एग्री, लेकिन क्या इस नाम पर, इस चेहरे पर बाकी और दलों की सहमति बनेगी? INDIA सब एकजुट होंगे इस चेहरे पर, इस नाम पर? हमारे नेता ने कहा कि हम कन्वीनर नहीं बनेंगे। आपने नहीं सुना क्या? दिन भर तो यही ये डिबेट चला है या इस प्रकार के न्यूज चलते रहे, उनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। लेकिन क्वालिटी के टर्म में इतना सब क्वालिटी की गुड प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है, उसमें गजब कर रहे हैं परिमल कुमार जी। आप पता है इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे गाने की एक लाइन याद आ रही है, ना वो इनकार करते हैं ना वो इजहार करते हैं। आप इस टाइम बिल्कुल वही कंडीशन में हैं कि हम ना इनकार करेंगे ना हम इजहार करेंगे। अरे हमारी चिंता पद की नहीं है, हमारे नेता की चिंता पद की नहीं है। हमारी चिंता की नेता है किस तरह भारतीय संस्कृति को बचाया जाए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रही है और संख्यकों का दमन कर रही है। समझिए, भारत सेकुलर कंट्री है, सभी को है ना, या भारत में रहने का अधिकार है। भारत जो है, देखिए आर्टिकल 1 करता है इंडिया दैट इज भारत सेपरेट यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन स्टेट का मतलब है कि क्षेत्र, और इन्होंने पटना के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि क्षेत्रीय पार्टी जो क्षेत्र के लोगों के एक्सपेक्टेशन का प्रतिमान है, पर्याय है, उसी को समाप्त करने की मंशा बीजेपी को है। ठीक है, बीजेपी एकमात्र अपने एक सवाल परिमल जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जेडीयू देश की तरक्की के लिए नीतीश जी जिस तरह से बात कर रहा है कि भ्रष्टाचार और देश मुक्त जो होगा और एक सेकुलर राज्य की स्थापना होगी, तो क्या वो एक सीएम की कुर्सी को त्याग देंगे? क्या वो देश के लिए इतना नहीं कर सकते कि सीएम कुर्सी को त्याग दे? एक सवाल पूछा जा रहा हूँ, अब हाँ बोल दे या ना बोल, भाई हरी संयोजक बने, संयोजक बने ना बने, पर इतना तो बोल सकते हैं कि कम से कम यदि वक्त आएगा तो मुझे सीएम कुर्सी नहीं चाहिए। जो राष्ट्र में होगा, कुर्बानी देंगे नीतीश कुमार? सीधा सवाल है के जी का। मुझे जवाब चाहिए। सीधा के शर्मा जी का सवाल यह है कि क्या किसी भी कुर्बानी के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं देश हित में? देश हित में
ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा है। जब उन्होंने कहा कि अरे, नहीं बनेंगे, हाँ बोल दीजिए, अब जब जरूरत पड़ेगी तो दे चलिए देना। ठीक है प्रदीप सिंह जी खुद ही अपनी INDIA के लिए कितने ही आपस में जो दल है वो कितने चुनौतीपूर्ण है, या फिर वाकई में अगर सब एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए टेंशन की बात है? देखिए नेताजी, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। आप ये बताइए, जहां पे इनकी सबकी लोलुपता कुर्सी के प्रति हो, ये कहां उसकी बात कर सकते हैं? तो हम इन सब चीजों से विचलित होने वाले नहीं हैं। जनता का साथ हमें है और जनता भी देख रही है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था आपके शो में, मैं आपके इस माध्यम से नीतीश बाबू से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो बिहार के शिक्षकों की स्थिति है उस पर थोड़ा विचार कर लें। आपका पद अपने आप ही आ जाएगा, जो भी आपके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन प्रदेश के शिक्षकों का ध्यान कर लीजिए। और जहां तक रही नेताजी आपके प्रश्न की बात, तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और हम बड़ी तैयारी के साथ चुनाव में जाते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जाते हैं। जो काम किया उसको लेके जाते हैं, झूठे बरगलाने वाली बातों की तरह से नहीं लेके जाते हैं। मेरा एक प्रश्न का अगर ये विपक्ष जवाब दे दे कि इनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, या कितने लोग अपने राज्यों की सीटों की कुर्बानी देंगे गठबंधन के लिए, उसका उत्तर मिल जाए, हम मान लेंगे इनको। ठीक है अरविंद वत्स जी, क्या लग रहा है कि कुर्बानी देने के लिए कोई भी दल तैयार होगा देश हित में, क्योंकि असली राष्ट्र प्रेमी वही होगा? राजनीति में कुर्बानी इज मोर लाइक सुसाइड। मुझे नहीं लगता कि कुर्बानी वाली कोई बात होगी। अभी आपने एक गाना गाया था, वो गाने की लाइन के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जो इनकी स्टेटमेंट्स में ही जो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है वो ही प्रॉब्लम है। परिमल जी एक सेकंड आप प्लीज खामोश हो जाइए। हाँ, INDIA को लेके और 26 दलों को लेके वही कॉन्ट्राडिक्शन है, वही प्रॉब्लम है। और अभी थोड़ी देर पहले श्री के शर्मा जी ने यही बोला है कि यदि नाम डिक्लेयर कर दिया तो शायद टूटन ना आ जाए। ये ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ये देखना चाह रहे हैं कि किसके कितने लोकसभा MPs जीत कर आएंगे, उसके बेस पे ये बार्गेनिंग शुरू होगी। यदि ये जादुई आंकड़े तक पहुंचते हैं, जो दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ विपक्ष में थोड़े अच्छे नंबर्स आए, ढंग की डिबेट हो, देश के लिए बड़ी अच्छी बातें हो और आगे देश की तरक्की हो, वो एक टारगेट है। उसके लिए बधाई के पात्र बनेंगे, लेकिन जैसा करते आ रहे हैं वैसा करेंगे तो दुखद ही होगा। नेताजी जो 2019 में जो अभी हमारे अरविंद जी जो बोले, मैं उनकी बातों से जो बहुत ही सहमत हूँ, लेकिन एक चीज है 2019 में जो यही गठबंधन होने की फिर से जो कवायद स्टार्ट हुई थी और एक मंच पे सभी लोगों ने हाथ उठाकर, इस तरह से हाथ उठाकर एक दूसरे से उन्होंने गले मिले थे जिस तरह से वो बंगाल में, लेकिन आपने देखा था कुछ ही समय के बाद वो गठबंधन सक्सेस नहीं हो पाया। बट इस बार जैसा लग रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं 2019 के 24 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। इंडिया इस बार सक्सेस दिखते जा रही है और जिस तरह से उसमें छोटे छोटे दल जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए और NDA के लिए बहुत बड़ा टेंशन पैदा करने वाली है। ठीक है परिमल कुमार जी, के शर्मा तो आपके फेवर में बोल गए, राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन क्या अब ये जो तीसरी मीटिंग हो रही है फाइनली, सर इसको ही फाइनल समझे ना, अब आगे कोई और राज्य में अगली मीटिंग तो नहीं होगी, इस बार सब तय हो जाएगा ना फाइनल? अलायंस है INDIA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो है वो लोकतंत्र पे विश्वास करती है। लोकतंत्र तो लगातार मीटिंग और संवाद होना ही चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे बात तो डायनामिक है ना, लगातार और किसी तरह 2024 में इनको पद से बेदखल करने के लिए व्याकुल है। सभी जगह आप देखिए स्टेट में इनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देखें निश्चित हारता है, कर्नाटक में तो जनता ने इनको भूल चटा ही दिया, तो और बिहार में इन्होंने बीजेपी वाले ने इंटरनल सर्वे करवाया था। मैं आपको बता दूं, इंटरनल सर्वे जो सी वोटर्स के माध्यम से बीजेपी ने करवाया था, उस सर्वे का जो प्रतिवेदन है उसमें कहा गया कि जो महागठबंधन है उसको 40 में से 37 सीट मिलेगी और मात्र 3 सीट पर ही किसी तरह बीजेपी अपने आप को बचाने में सफल होगी। ठीक है, एक फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, चारों मेहमान से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं सर, फिर डिबेट को वाइंड अप करेंगे। ठीक है अरविंद वत्स जी, सबसे पहला आप से ले लेती हूँ मैं कि सबसे पहली वजह कि नीतीश के पीछे हटने की क्या लग रही है आपको, और दूसरा क्या मुंबई में सीटों का जो गणित है वो सुलझ जाएगा फाइनली इन लोगों के आपस की गठबंधन? अभी जो थोड़ी देर से हम बहस कर रहे हैं वही पॉइंट सामने आता है कि उनको अपनी स्टेट में भी थोड़ा सा डावाडोल स्थिति दिखी है, इसलिए वो पीछे उठे हैं। उनको खुद नहीं पता है
कि वो 40 बिहार की सीटों में कितना वो जीत पाएंगे, क्योंकि दावा तो तभी ठोक पाएंगे ना जब नंबर ऑफ एमपीज अच्छे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 या 4 एमपी आ गए, वो जमाने चले गए जब 2 प्राइम मिनिस्टर्स इस तरीके से आए थे। अब थोड़े से नंबर्स को प्रूव करना पड़ेगा। और रही बात, ये तीसरा कॉन्क्लेव है बॉम्बे में, तीसरा कॉन्क्लेव भी बातों में ही जाने वाला है, जो दिख रहा है। देखिए, मीटिंग के बाद ही कंक्रीट आंसर दिया जा सकता है, लेकिन जा रहा है, आपसी सुलहबंदी नहीं है। कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो अलग अलग पार्टियों से आता है वो अपना ग्राउंड नहीं खोलना प्रदीप चाहता। सिंह जी, जो आज आई बात निकलकर सामने कि समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकता है, तो पहले कराने में फायदा है कि इंतजार करने में फायदा है? बीजेपी को क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। ये अफवाहें और ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके रियल जैसा बनाने की कोशिश की जाती है, वो एकदम से निराधार है। जनता को बरगलाना है। समय अपने चुनाव अपने समय से ही होंगे और उससे पहले चुनाव ना होने वाले। बिल्कुल। के शर्मा जी, ये जो बैठक होने जा रही है, क्या लग रहा है आपको? तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी? अब सीटों पर बात बन जाएगी, पूरी रणनीति आ जाएगी निकल कर सामने? निदा जी, अभी जो आज 30 ज़्यादा 1-2 दिन ही बच गया है और मुझे लगता है कि अच्छा हो या बुरा हो, यदि गठबंधन यदि सक्सेस हो जाती है तो देश के लिए अच्छा है। और यदि हम अभी इतनी ज़्यादा क्यास है, रिजल्ट तो 1-2 दिन में ही आ जाएगा, लेकिन ये कहना कि पहले से वो सक्सेस नहीं होगा, ये दिखाता है कि विपक्ष जो है की बौखलाहट है और वो चाह रहा है कि एक इनकी संगठन जो है वो टूट जाए और ये गठबंधन जो है वो बन ना पाए, ये उसकी बौखलाहट दिखा रही है। ठीक है। कनेक्शन है, विपक्ष नहीं, सरकार पक्ष। हाँ, सॉरी, विपक्ष जी, नहीं, सरकार पक्ष। हाँ जी, ठीक है। मैं जेडीयू का एक फाइनल कमेंट सर लेना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी, समाजवाद विरोधी और धर्मनिरपेक्ष विरोधी सरकार है। संविधान को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए और लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विलक्षित किया जाए। आपने देखा है, भारत में महिलाओं को ये प्रताड़ित करने वाली सरकार है। इन्होंने गुजरात में जब भारत जो चलिए, ठीक है। देखिए, लाठियां तो कहीं पर भी नहीं बरसनी चाहिए सर। खाली बिहारी क्यों नजर आ रहा है? कभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का भी हाल देख लीजिए। हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज दरअसल जानने की कोशिश हमने यही की थी कि अब जो अगली बैठक होने जा रही है उसमें नीतीश का चुनावी अगला दाव क्या होगा और साथ ही साथ बैठक की रूपरेखा क्या होगी। और इससे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, कि आने वाले समय में बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव जो है वो टाइम से पहले हो सकते हैं, तो इससे किसे कितना फायदा होगा। फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।